हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ इरफान। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हाइजर कोलकाता। तो आज इस वीडियो में हम लोग डेराइव करने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बेसिकली डेरिवेशन के साथ साथ मैं और भी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा। तो और भी चीज़ें मतलब मैं आपको एनसीईआरटी जो है वो आपको दिखाऊँगा। एनसीईआरटी में ये कहाँ पे है और एनसीईआरटी में जो है क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो बेसिकली जो भी मैं डेरिवेशंस कराऊंगा आपको, मैं मेरा टारगेट ये है कि मैं मेजॉरिटी डेरिवेशन आपको करा दूँ। मैक्सिमम मतलब सारे डेरिवेशन कराने का मेरा टारगेट है एनसीईआरटी का। तो बोर्ड एग्जाम में आपका बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा। तो बेसिकली एनसीईआरटी में आपको दिखा दूंगा, मैं लाया हूँ आपको, मैं दिखाऊंगा। उसके बाद मैं एक डेरिवेशन रेडी करके लाया हूँ जो एग्ज़ाम रेडी डेरिवेशन है, कि वो लिख दोगे तो एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आ जाएगा। और मैं क्या करूँगा, और एक ये करूँगा कि मैं खुद करके दिखाऊंगा। एक एग्ज़ाम रेडी डेरिवेशन है जो पीडीएफ जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है, तो ये जैसे मैं लिख के लाया हूँ। तो यहाँ पे ये है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी पे भी आप देख सकते हैं। पर मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा ये कम्प्लीटली किस तरीके से, और इसके प्री रिक्विजिट्स भी बताऊंगा कि क्या आपको पता होना चाहिए, क्या नहीं पता होना चाहिए। तो सारी चीज़ें हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली लेट मी सी कि रिकॉर्डिंग वगैरह चल रहा है कि नहीं। हाँ, ठीक है, सब चल रहा है। तो हाँ, तो ये हम बाद में देखते हैं। पहले हम खुद एक बार ड्राइव करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो हाँ, तो बेसिकली कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखो, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है, ठीक, और वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करता है, क्या होता है। सब मेजोरिटी को पता है, तुम लोगों को नहीं पता, मैं बताऊंगा बेसिकली। तो और कूलम्स लॉ क्या होता है, मतलब बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबको पता ही है कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ ये होता है F=K Q1 Q2/R²। ये दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है, इसके बारे में आपको पता होगा। अब क्या है वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है जो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इतना सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखो, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करता है वो इंपॉर्टेंट है। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि मैं ए वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ए का मैग्नीट्यूड लिखूंगा। ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा कुछ इस तरीके से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इस वेक्टर का, ठीक है, इस वेक्टर का मतलब एक यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। ए वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर। देखो, यूनिट वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये बेसिकली डायरेक्शन देता है, ठीक है, इसका काम है डायरेक्शन देना। तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि जो यूनिट वेक्टर है, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखिएगा, क्वाइट लॉजिकल, राइट। लिख सकते हैं हम ऐसे। तो एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मतलब आना चाहिए, और एक चीज़ जो आना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ, पर ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं उसको डराइव करना, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, सो बेसिकली मैं एक क्या करता हूँ, एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने एक एक्सिस बना लिया है। तो एक्सिस पे मैं क्या करूँगा, दो पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मान लो एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, R1 डिस्टेंस पे, R2 डिस्टेंस पे 0 से, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैंने कर दिया। तो जो इन दोनों के बीच में फोर्स होगा ना, अगर सेम चार्जेस है, मतलब ये है लाइक चार्जेस है, तो तब तो रिपल्शन होगा। तो वो लाइक चार्जेस का केस लेके चलते हैं, उसके बाद आपको खुद दिख जाएगा कैसे क्या करना है, और एनसीईआरटी में पढ़ा दूंगा तो हो जाएगा। सो ये है, हाँ, डायग्राम समझ में आ गया। हाँ, तो बेसिकली अब इन दोनों के बीच में मान लो ये जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। तो अगर मैं वेक्टरली बताऊँ ना, तो लिखने का तरीका एक्चुअली होता है ये, क्या, ध्यान से सुनना, कि मैं अगर इस तरीके से इस तरफ का एक वेक्टर लिख लूँ, ठीक है। तो मैं ये लिखूँगा, मतलब डायरेक्शन का वेक्टर अगर लिखूँ इस तरफ का, मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरफ का, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा कि सबसे फोर्स लिख देता पहले F1 2 देखिए, कॉन्वेंशन मैं आपको बता दूँ किस तरीके से कॉन्वेंशन डिफाइन होता है। तो कॉन्वेंशन इस तरीके से डिफाइन होता है कि जैसे मान लो F2 1 है,
तो इसका मतलब होता है एफ ऑन टू मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अगर ऐसा होता 1 2 तो उसको ऐसे हम बोलते हैं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ठीक है ना, समझ में आ गया कैसे कॉन्वेंशन समझ में आ गया ना इसका। ओके, सो इस मैं बेसिकली इस तरफ देख रहा हूँ कि इस तरफ मैं मेरा स्क्रीन है और यहाँ पे कैमरा है, तो वो मैनेज कर लेना। ठीक है, हाँ तो ठीक है। तो जो आर है R21 इसको लिख सकता है, मतलब इस डायरेक्शन के कॉन्वेंशन को लिख सकता है। देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसके लिए मैं रेफरेंस देता हूँ। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही लिखा है। हाँ तो आप देख सकते हैं Q1 है Q2 है, इन दोनों के बीच में F21, ठीक है, इस डायरेक्शन को बताया गया है। वो रेफरेंस की तरफ पे मैं एनसीईआरटी इसलिए ले के आया हूँ कि रेफरेंस देख पाऊँ। ठीक है, तो एक कॉन्वेंशन है वो ले लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, तो अब देखो अब आएगा ट्राइंगल लॉ। वेक्टर एडिशन अगर आपने किया होगा तो ट्राइंगल लॉ, एक चीज़ मैंने गलत लिखा है, ये इस डायरेक्शन में ना वेक्टर है तो वेक्टर का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये गलती मत करना, मैंने कर दिया था बट मत करना आप। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में है, R1 इस डायरेक्शन में, R2 इस डायरेक्शन में और R21 इस डायरेक्शन में। उसी तरीके से गाइस R12 इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, चलो तो क्लियर है, ये जितना भी मैंने बताया क्लियर है। देखो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा पर आउटपुट अच्छा आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ये है आउटपुट अच्छा आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, टाइम लगे पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, सबको समझ में आ जाएगा। और अगर ज़्यादा इजी लग रहा है तो 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन सबको समझ में आ जाना चाहिए। एक्सेस डाल देते हैं, हाँ तो हाँ ठीक है, वाइट कूल। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि फोर्स लिखेंगे। चलिए फोर्स लिखते हैं। फोर्स हमें क्या पता है, एक फोर्स लिखते हैं, दो फोर्सेस होते हैं। ठीक है ना, दो फोर्सेस होते हैं, मतलब इसके लिए एक फोर्स लिख सकता है और इसके लिए एक फोर्स लिख सकता है, वैल्यू लिख सकता है। वैल्यू से मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसके बाद ये डायरेक्शन अलग होता है, सबको पता ही है। ठीक है, पर फिर भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो क्या होता है देखिए, जो मैं लिखूंगा वो आपको समझ में आया कि नहीं वो बताइएगा आप। ये होता है, ये होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर लिखने के टाइम पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। वेक्टर लिखने के टाइम पे आपको एक यूनिट वेक्टर चाहिए होगा, यानी कि डायरेक्शन चाहिए होगा। तो यूनिट वेक्टर किसके अलावा हम ले, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हम किसके अलावा ले, ठीक है ना। देखिए इसको लिखने का कई तरीका हो सकता है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं इसको 2 1 लिखूंगा और 2 1 के वेक्टर का, ठीक है, 2 1 के वेक्टर का, R21 वेक्टर का, सॉरी ये वेक्टर था नहीं, स्क्वायर लिखूंगा और मैं क्या लिखूंगा, हाँ यहाँ पे मुझे एक क्या चाहिए, इसका डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए मैं यूनिट मतलब यूनिट वेक्टर लिख दूंगा। इतना समझ में आ गया, ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा था थोड़ी देर पहले, मैं भूल गया, हाँ तो ट्राइंगल लॉ के बारे में बोल रहा था। ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ, तो ट्राइंगल लॉ क्या होता है, यहाँ पे वेक्टर के वहाँ पे होता है। तो बेसिकली क्या है, जब आप वेक्टर पढ़ते हैं तो एक लॉ पढ़ते हैं। लॉ क्या है वो मैं समझाने नहीं जा रहा कि ट्राइंगल लॉ क्या होता है, वो समझाने नहीं जा रहा, पर एक बेसिक आइडिया देने जा रहा हूँ मैं तुमको। या तो एक ये केस हो सकता है ABC, या तो फिर और एक केस ले लेते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्टिंग ABC, ठीक है, ठीक है, ओके। तो वेक्टर ये ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि इस केस में आप ये लिख सकते हैं कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर, ठीक है। और इस केस में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताए, C वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर। नहीं समझ में आया तो कहीं पे पर के आ जाना, ठीक है। इतना मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि पर के आना मतलब इधर यू स्टडी लाइक आप या तो आप यूट्यूब पे कहीं पे इसको पढ़ के आओ, क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बिना मैं कर लूँगा तो हाँ कर सकते हो वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर इतना भी पता है ना वो कर लोगे। वो बहुत ज़्यादा डेप्थ की नॉलेज नहीं है, अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो इतना डेप्थ की नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, पर ठीक है जानना सही बात है, ठीक है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे। अब बताइए क्या होगा अगर मैं ये वाला लॉ यहाँ पे लगा दूँ तो क्या होगा, तो ये होगा R1, ठीक है, R1 प्लस R21 इक्वल टू
समझ में आ गया? मेजॉरिटी को समझ में आ गया होगा। चलो, नहीं समझ में आ गया तो रिपीट करके देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि R1 माइनस R2 इज बेसिकली माइनस ऑफ R21, यानी कि जो R2 माइनस R1 ये है आपका R21। हाँ, पता नहीं मैं बार बार क्या सोच रहा हूँ। हाँ, तो आपको दिख जाएगा, दिख गया सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में वो आ रहा होगा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मेरा कैमरा आ रहा होगा, मतलब कैमरा इन द सेंस मेरा वीडियो आ रहा होगा। तो अभी तो दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अभी तक मैंने क्या बोला कि ये कूलम्स लॉ है, ठीक है, और ये वेक्टर को कैसे लिखते हुए है। उसके बाद मैंने ट्राइंगल लॉ थोड़ा सा रिवाइज करा दिया, और यहाँ पे कैसे लिखेंगे वो लिख दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो यार। तो बेसिकली हाँ, तो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जो हमने अभी तक लिखा है उस तरीके से, जो भी हमने यहाँ पे लिखा है रफ पेज में, वहाँ से हम लिखते हैं थोड़ा सा कि के Q1 Q2 ये तो सेम रहेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर आर की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2 1 है, R21 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने तुमको बताया, ये लिख सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, प्रॉपर ये वेक्टर का कैप लिख सकता हूँ। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या मैं इसको अब ये लिख सकता हूँ, ध्यान सुनना, हाँ, R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई, ये वेक्टर है, डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। और अब देखिए, जादू देखिए, कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सॉरी R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड का क्यूब और R2 माइनस R1। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? और यही था ड्राइव करने को, ठीक है, ठीक है। ओके, तो अभी हम, आपको आइडिया लग गया ना किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे। तो अभी मैं जो है आपको दिखाता हूँ कि एग्ज़ाम में क्या लिखना है और एनसीईआरटी में क्या दिया है। चलो, तो अगर एग्ज़ाम में आया तो कुछ ये लिखना है, देखिए एक बार दिखा देते हैं, समझ में आया? ये देख लीजिएगा, ऐसे लिखना है, ठीक है, प्रॉपर, जो मैंने अभी आपको बताया प्रॉपर लिखना है। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा, प्रिंटेबल फॉर्मेट में मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो। और अब देखो एनसीईआरटी कुछ ये बताता है, एनसीईआरटी में ना ये सब चीज़ें नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है, इस तरीके से नहीं है। हालांकि आप ऐसे लिखेंगे ये अच्छा है, जो मैंने लिखा है उस तरीके से लिखे, फुल मार्क आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग है, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही एक सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़, जहाँ पे मैं डेरिवेशन कराऊँगा और थोड़ा सा टाइम लेके कराऊँगा। आपने देखा होगा मैं पूरा टाइम लेके करा रहा हूँ, क्योंकि सबको समझ में आ जाना चाहिए। और क्योंकि एक दिन में मैं 2-3 से ज़्यादा नहीं कराऊँगा, एक कराऊँगा, 2-3 से ज़्यादा नहीं कराऊँगा, मेजोरिटी 2-3 हो सकता है, और ट्राई करूँगा कि एक आ जाए। अभी एग्ज़ाम में, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में अभी टाइम है, मतलब सफिशिएंट टाइम है, तो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्ज़ाम आते आते मैं कंप्लीट करा दूँगा, ठीक है ना। और भी बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, बहुत सारे कंटेंट मिल जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा, इसका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। ये पीडीएफ भी डाल दूंगा और प्रिंटेबल पीडीएफ भी डाल दूंगा, जहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।